नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। इस शो में आज हम खास बातचीत करेंगे साध्वी रितंभरा से, जो राम मंदिर आंदोलन के लिए संघर्ष करने वालों में सबसे प्रमुख चेहरों में से एक रही हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। साध्वी रितंभरा से हम जानेंगे मंदिर के लिए लंबे संघर्ष का उनका अनुभव कैसा रहा। और राम मंदिर पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं साध्वी रितंभरा जी। साध्वी रितंभरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। तो सबसे पहले सवाल आपसे यही, 1991 में आप दिल्ली में वीएचपी की बोट क्लब जनसभा में पहुंची थी और उस जनसभा में नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता के तौर पर शामिल थे। आपकी उनके साथ एक तस्वीर भी है जो हम सब ने देखी है। उन दिनों नरेंद्र मोदी राम मंदिर आंदोलन में किस तरह सक्रिय थे? ऐसा है कि वीएचपी के इस कार्यक्रम में नैतिक और मानसिक और शारीरिक दृष्टि से सभी राष्ट्रवादी शक्तियां संगठित होकर इस कार्यक्रम को, इस आंदोलन को ऊंचाइयों पे ले जाने की जो है भरसक प्रयत्न कर रहे थे। तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी उस समय बहुत ही सक्रियता से सारे कार्यक्रमों की योजना बनाना, सभाओं की व्यवस्थाओं में लगना, तो उसमें वो इस तरह सक्रिय थे। तो आप देख रहे हो कि बोट क्लब की रैली की वो ऐसा विराट रूप, उस समय तो कोई सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं का बल था और विश्व हिंदू परिषद का नेतृत्व और फिर नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे ऐसे व्यक्तित्व का नेतृत्व जो है पीछे रहकर पूरी व्यवस्थाओं को जुटा रहे थे। मैंने तो गुजरात की भी बड़ी विशाल रैलियां की हैं। प्रतिबंधों के बीच में भी 3-3 लाख 5-5 लाख लोग सभाओं में पहुंचते थे। तो इसकी पूरी व्यवस्था उन्होंने जिस तरह की, एक ऐसे छोटे से बिंदु को विराट बनाने में उनकी महती भूमिका रही, जिसमें योजना थी और जिसमें व्यवस्था थी, जिसमें नीतियां थी और जिसमें सक्रियता थी। रात दिन कार्यकर्ताओं के बीच में उस जुनून को पैदा करना, उसका बीज बोना, इसकी वो भूमिका निभा रहे। आपकी क्या यादें हैं? क्या नरेंद्र मोदी से आपका तब परिचय हुआ था आपके संस्मरण में? अभी आप ये देखिए कि जब उस समय का वातावरण इस तरह का था कि भारत के प्रति, भारतीयता के प्रति एक बहुत नैराश्य का वातावरण था। और जो राजनीतिक ताकतें थीं वो जो है वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू दमन की नीतियों को चला रहे थे और वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, मूल परंपरा को गाली देकर प्रतिष्ठा प्राप्त करने का वातावरण था। भारत को जितनी गाली दी जाती थी, लोग उतने ही विदेशों में पूजते थे, क्योंकि वो एक एजेंडे के तहत वो इस देश में काम कर रहे थे। उन हालातों के बीच में एक वातावरण बनाना, उसके लिए प्रवास बहुत जरूरी था। इसलिए नरेंद्र भाई प्रवास करते थे, जगह जगह जाके कार्यकर्ताओं की तैयारियां करते थे कि कैसे कार्यक्रम सफल होंगे, किस तरह इस आंदोलन को धार दी जाएगी, इसमें तीक्ष्णता लाई जाएगी। तो कई बार तो बिना साधन के भी और बहुत छोटे छोटे साधनों के साथ भी वो इसके कार्य में सन्नद्ध रहते थे। कुछ लोग हैं जो मंच पर प्रकट होकर अपनी वाणी के द्वारा ओज और तेज जनता में भरते हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी व्यक्तित्व होते हैं जो उस जनमानस का मानस बनाने की, उस विराट सभाओं के पीछे की योजना और योजक के भूमिका में रहते हैं। नरेंद्र भाई इसी तरह की भूमिका में थे। बिल्कुल साध्वी जी, और साथ ही आपसे यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि राम मंदिर के आंदोलन में नरेंद्र मोदी की भूमिका कैसी रही है? कैसे देखती हैं मंदिर को लेकर नरेंद्र मोदी के सफर को? अभी आप ये देखिए कि जब उस समय का वातावरण इस तरह का था कि भारत के प्रति, भारतीयता के प्रति एक बहुत नैराश्य का वातावरण था और जो राजनीतिक ताकतें थीं वो जो है वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर
हिंदू दमन की नीतियों को चला रहे थे और वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, मूल परंपरा को गाली देकर प्रतिष्ठा प्राप्त करने का वातावरण था। भारत को जितनी गाली दी जाती थी लोग उतने विदेशों में पूजते थे, क्योंकि वो एक एजेंडे के तहत वो इस देश में काम कर रहे थे। उन हालातों के बीच में एक वातावरण बनाना, उसके लिए प्रवास बहुत जरूरी था। इसलिए नरेंद्र भाई प्रवास करते थे, जगह जगह जाके कार्यकर्ताओं की तैयारियां करते थे कि कैसे कार्यक्रम सफल होंगे, किस तरह इस आंदोलन को धार दी जाएगी, इसमें तीक्ष्णता लाई जाएगी। तो कई बार तो बिना साधन के भी और बहुत छोटे छोटे साधनों के साथ भी वो इसके कार्य में सन्नद्ध रहते थे। कुछ लोग हैं जो मंच पर प्रकट होकर अपनी वाणी के द्वारा ओज और तेज जनता में भरते हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी व्यक्तित्व होते हैं जो उस जनमानस का मानस बनाने की, उस विराट सभाओं के पीछे की योजना और योजक के भूमिका में रहते हैं। नरेंद्र भाई इसी तरह की भूमिका में। साध्वी जी, आंदोलन के वक्त साल 1993 में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, उसकी क्या कहानी थी? देखिए, किसी भी तरह का कोई संकल्प जब चाहिए होता है या कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना होता है तो पहले उसकी तैयारी करनी पड़ती है। शरीर से व्यक्ति बाद में संलग्न होता है, पहले उसके मन की तैयारी करनी होती है और मन तब तैयार होता है जब वो संकल्पवान होता है। तो हस्ताक्षर अभियान जो चलाया गया था वो ये था कि नैतिक, मानसिक, आत्मिक और हम अपने भावनात्मक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से भी इस आंदोलन, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के सहभागी बन रहे हैं, इस बात की प्रतिबद्धता बहुत जरूरी थी। अगर आप ऐसे हवाई बातें करते हो तो इतने बड़े लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सकते। उसके लिए लाखों कार्यकर्ता जो है रात दिन लगे खपे और हस्ताक्षर अभियान चलाने के पीछे ये था कि जन जन के मन में हम राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के बीज का रोपण कर रहे थे और हस्ताक्षर अभियान गली गली गांव गांव चला। वो उसने वातावरण बनाया और पूरा हिंदू समाज जो है, जो बूंद बूंद में और जो अलग अलग धाराओं में बटा हुआ था, वो एकत्रित आया और एक जनमेदनी का रूप धारण कर लिया। और आपको मालूम है कि जो जनमेदनी होती है, जब जनता सामूहिक और समग्र हो जाती है, संकल्पवान हो जाती है, तो वो स्वयं जनार्दन बन जाती है। तो हस्ताक्षर अभियान के पीछे उद्देश्य यही था कि सबको श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध करना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साध्वी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आंदोलन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इटावा महोत्सव के दौरान एक झूला टूट गया जिससे एक पति पत्नी घायल हो गए। यह हादसा कैसे हुआ, इस रिपोर्ट से जानिए। इटावा महोत्सव में बड़ा हादसा टल गया। यहाँ महोत्सव के दौरान एक झूला टूट गया और हादसे में एक दंपति घायल हो गए। देखिए, ये वही झूला है जिसका एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया। इटावा के फर्नीचर के कारोबारी शमशूल कमर अपने परिवार के साथ महोत्सव में घूमने गए थे। साथ में उनकी बेटी भी थी। बेटी ने पिता से झूले में बैठने को कहा तो वो अपनी बेटी और पत्नी के साथ झूले में बैठ गए। जैसे ही रिंग घूमना शुरू हुआ और स्पीड पकड़ी, उसके कुछ ही देर में अचानक उसकी एक चेयर कार निकलकर अलग हो गई। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही हादसा हो गया। हादसे में शमशूल कमर और उनकी पत्नी घायल हो गए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि उनकी बेटी को हादसे में चोट नहीं आई, क्योंकि शमशूल कमर अपनी बेटी को पकड़े हुए थे। इटावा महोत्सव के जनरल सेक्रेटरी एसडीएम विक्रम सिंह राघव ने झूला टूटने की घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने बताया है झूला टूटने के मामले में झूला संचालक को नोटिस दिया जा रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। घायल शमशूल कमर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। पत्नी को ज्यादा चोट नहीं आई। इलाज के बाद दोनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। झूला लापरवाही उनकी इतनी है कि कोई चीज़ चेक नहीं करते। जब हम लोगों के साथ हादसा हुआ उस टाइम वो उन लोगों ने कुछ नहीं करा, ना कोई सहानुभूति करी है।
ई रिक्शे में बैठा ला, भेज दिए वापस। झूले में आप लोग बैठे थे जी। तो क्या अचानक से क्या हुआ? वो ट्रॉली निकल गई उसकी जी, ब्रेक डांस की। फिर क्या हुआ? उसके बाद ई रिक्शे में बैठा ला, उन्होंने जाओ आप। नहीं, आपको चोट लगी, गिरे, क्या हुआ? हमारे चोट लगी थी सर में, ये लगा हुआ है, और मैडम के भी अच्छी खासी चोट है, बच्चे भी बच गए। कल रात करीबन 9 साढ़े 9 बजे करीब की एक घटना है कि जो ब्रेक डांस झूला होता है उस पर एक फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी, और वो किसी तरीके से जो है टूट के गिर गया है, जिसके कारण उनको चोट आई है, और जो उनके साथ में जो झूले पर थे और लोग, उनको भी चोट आई है। हालांकि सामान्य स्थिति में हैं सब लोग, और उपचार जो प्राथमिक उपचार है वो कर दिया गया है जिला अस्पताल में, किसी प्रकार की कोई गंभीर स्थिति नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि जो झूले वाले हैं, जो जिनको झूले का ठेका हुआ है, उनको तुरंत चेतावनी जारी करी गई है। अब मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। साथ ही महोत्सव में लगे सारे झूलों की भी जांच हो रही है, ताकि फिर से इस तरह का कोई हादसा न हो। सवाल ये है कि क्या झूले लगाने के दौरान कोई लापरवाही की गई जिसके चलते ये हादसा हुआ, या फिर कोई और इसकी वजह रही। सच क्या है वो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन आप झूलों पर बैठते वक्त सतर्क रहें। न्यूज़ 18 के लिए इटावा से दिनेश शाक्य की रिपोर्ट।